नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा यान अकेडमी पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे विराम चिन्ह। क्या पढ़ेंगे? विराम चिन्ह। वैसे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में डायरेक्टली बहुत कम बनते हैं। आप देखे होंगे ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछता विराम चिन्ह, कभी कभी पूछ भी लेता है, लेकिन अधिकतर जो क्वेश्चन इसमें पूछता है ना, वो पूछता है कि जैसे अगर आपसे पूछ के अशुद्धियां पकड़ो, वाक्य दोष, त्रुटियां कहाँ पे हैं, यहाँ पे विराम चिन्हों का बहुत ही ज्यादा उपयोग देखने को मिलता है। तब वहाँ पे विराम संबंधी जितनी अशुद्धियां होती है ना, वो उसमें दे देता है, और उसी पकड़ने में हम लोग को कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, कभी कभी हम गलती कर बैठते हैं। लेकिन इसी चीज के लिए ध्यान रखने के लिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? विराम चिन्ह पढ़ेंगे। तो जब एक बार हम लोग विराम चिन्ह अच्छे से पढ़ लेंगे तो वो चीज हम लोग का अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे कौन सा विराम चिन्ह लगाना चाहिए, कहाँ पे कौन सा नहीं। वैसे भी विराम चिन्हों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है, क्योंकि अगर हम विराम चिन्हों का सही से प्रयोग ना करें तो हमारी बातों का अर्थ का अनर्थ हो जाता है। क्या हो जाता है? अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए विराम चिन्हों का प्रयोग बहुत सोच समझ के करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं विराम चिन्ह। सबसे पहले जान लेते हैं विराम किसे कहते हैं। तो विराम का पहले हम लोग शाब्दिक अर्थ देखेंगे। विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विराम का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव या रुकना। ठहराव या रुकना। किसका है? ये विराम का है, ध्यान रखिएगा, ये विराम का शाब्दिक अर्थ है। विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ठहराव या रुकना। वैसे भी हम लोग दिन भर जब भाग दौड़ करते हैं तो जब भी हमको रुकना रहता है या हम लोग को कहीं कहीं ठहराव लेना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं? विराम लेते हैं। हम लोग कहीं ना कहीं रुकते हैं, विराम भी करते हैं। उसी तरह जब हम लोग पढ़ते समय, बोलते समय जब हम लोग रुकते हैं तो क्या होता है? हम भी विराम लेते हैं। तो वही जब हम लिखते समय या बोलते समय भी जब हम किसी वाक्य को पढ़ते हैं तो कहीं कहीं ना हम लोग विराम लेते रहते हैं। उन्हीं को जब हम चिन्हों के द्वारा दर्शाते हैं, जब हम चिन्हों के माध्यम से उन्हें दर्शाते हैं तो क्या कहलाते हैं? विराम चिन्ह कहलाते हैं। तो पढ़ते समय तो अगर हम बोलेंगे तो वो समझ में आ जाता है, उन चिन्हों का भाव समझ में आ जाता है, लेकिन लिखते समय इनकी बहुत ज़्यादा इनकी महत्वता बढ़ जाती है। लिखते समय इन चिन्हों का उपयोग करना पड़ता है, तब हमें इन चिन्हों को दर्शाना पड़ता है कि कहाँ पे कौन से चिन्ह प्रयोग हो रहे हैं। तो इन्हीं चिन्हों को जब हम दर्शाते हैं तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। तो इसी के हिसाब से इसकी हम लोग परिभाषा लिख लेते हैं। परिभाषा में लिख लेंगे हम लोग, शब्द या वाक्य में परस्पर संबंध, परस्पर संबंध दर्शाने के लिए जी हाँ, सिर्फ विराम रुकने के लिए नहीं, जब हम शब्द और वाक्य में परस्पर संबंध दर्शाते हैं उसके लिए, और पढ़ते या लिखते समय हम विराम यानी ठहराव या रुकाव प्राप्त करने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग करते हैं,
चिन्ह हम पहले ही बता चुके हैं। चिन्ह यानी क्या होता है? चिन्ह यानी प्रतीक होता है। जब हम किसी निशान होता है, जब हम किसी चीज़ को दिखाने प्रदर्शित करने के लिए किसी निशान का प्रयोग करते हैं, कोई प्रतीक का प्रयोग करते हैं, तो हमारे क्या हो जाते हैं? चिन्ह हो जाते हैं। जैसे अगर हम लोग हिंदी में जो लिपि लिखते हैं वो भी हमारा चिन्ह है। क्या? हमारी देवनागरी लिपि को प्रदर्शित करने के लिए। तो जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ऐसे आपसे परिभाषा तो जनरली नहीं पूछता है, लेकिन हाँ अगर आपसे कोई पूछ लिया कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि पढ़ते समय या लिखते समय जब हम विराम को दर्शाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। और साथ ही शब्द और वाक्य में अगर संबंध भी दर्शाना होता है तो भी हम विराम चिन्हों का ही प्रयोग करते हैं। तो एक नहीं, हम बहुत से विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। वैसे तो हिंदी में अधिकतर पूर्ण विराम का उपयोग ज़्यादा होता है, लेकिन आजकल इंग्लिश में बहुत ज़्यादा विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। उसी के आधार पर हिंदी में भी अब कई प्रकार के विराम चिन्हों का प्रयोग होने लगा है। तो उन्हीं को हम बारी बारी से आज पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं, कहाँ कहाँ पे इनका प्रयोग करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए। तो आज हम इनको अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए हम एक एक करके विराम चिन्ह पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे विराम चिन्ह के प्रकार, जिससे हमेशा कौन से चिन्ह कहाँ कहाँ यूज होते हैं। इसी से हमेशा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जब अशुद्धि पकड़ना रहता है तो इनका प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो पहला हम लोग क्या देखेंगे? पूर्ण विराम। सबसे ज़्यादा जरूरी जो होता है, हिंदी में अक्सर यूज किया जाने वाला पूर्ण विराम। पहला हम लोग लिखेंगे पूर्ण विराम। इसका चिन्ह क्या होता है हम सबको पता है। पूर्ण विराम हम लोग कैसे लगाते हैं? ये पूर्ण विराम का चिन्ह क्या होता है? सीधा एक लाइन रहती है। इंग्लिश में जिसे हम फुल स्टॉप कहते हैं, तो इंग्लिश में तो इसका चिन्ह भी बदल जाता है। इंग्लिश में डॉट लगा देते हैं, वो फुल स्टॉप हो जाता है। लेकिन हिंदी में पूर्ण विराम होता है, पूरा एक लाइन लिखा रहता है सीधी, वो होता है हमारा पूर्ण विराम का चिन्ह। अब ऐसे पूर्ण विराम लगाते क्या कब है? जब वाक्य पूरा खत्म हो जाता है, या जब हमारे विचारों का जब तार टूट जाता है, जब पूरा एक वाक्य खत्म हो जाए, एक अर्थपूर्ण वाक्य हो, जो जिसका पूरा अर्थ निकले, जब ऐसा वाक्य पूरा खत्म होता है तो हम क्या यूज करते हैं? पूर्ण विराम का यूज करते हैं। सीधी सी बात कर लीजिए, वाक्यों के अंत में हम पूर्ण विराम का यूज करते हैं। जब हम कुछ भी कहते हैं, जब उसको पूरा अर्थ प्रदान हो जाता है, तब हम उसके लास्ट में क्या यूज करते हैं? पूर्ण विराम। तो जैसे अब ले लीजिए, जैसे तुम बाजार जा रहे हो, तुम बाजार जा रहे हो। देखिए, ये एक अपने आप में एक पूर्ण अर्थपूर्ण वाक्य है। तुम बाजार जा रहे हो, उसका पूरा अर्थ निकल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लास्ट में क्या यूज करेंगे? पूर्ण विराम का चिन्ह यूज करेंगे। ऐसे ही अगर हम दूसरा ले लें, दूसरा जैसे तुम अध्यापक हो, ये किसी को बता दिया जा रहा है तुम अध्यापक को, एक पूरा अर्थ प्रदान कर रहा है। तो यहाँ भी आखिरी में क्या यूज करेंगे? पूर्ण विराम यूज करेंगे। तो जहाँ हमारी बात को पूरे समाप्ति पे खत्म हो जाए, उसके आगे कुछ ना कहना, हमारे विचारों को पूरा अर्थ प्रदान हो जाए, वहाँ पे हम पूर्ण विराम का यूज करते हैं। तो बहुत आसान होता है पूर्ण विराम का। आप ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे पूरा अंत एक समाप्ति हो जाए। लेकिन हाँ, कभी कभी जब हम किसी चीज़ों का सजीव वर्णन करते हैं, तब भी हम पूर्ण विराम का यूज कर देते हैं, पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सजीव वर्ड जैसे वो पूरा सेंटेंस तो नहीं होता, लेकिन हम वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे समझ लीजिए, जैसे अगर हमें कहना हो गोरा रंग, सिर्फ अगर कह दे गोरा रंग, या कह दिए मृगनयनी आंखें, जब किसी की तारीफ करते हैं, या जब हम सजीव वर्णन कर देते हैं कि
निर्जीव चीज़ों का जब हम सजीव से संबंध करके बताते हैं तो भी हम पूर्ण विराम लगा सकते हैं, तो भी एक पूरा अर्थ प्रदान हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, पूरा अर्थ उसका निकलना चाहिए, तो यहाँ पे भी हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। कभी भी और के पहले हम लोग पूर्ण विराम का नहीं करते ना, बीच में कहीं वाक्य के बीच में पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर कहीं देता है तो वो गलत होता है। ध्यान दीजिएगा, वाक्य में ऐसे भी कहीं भी बीच में नहीं पूर्ण विराम आ जाता है ना, प्रश्नवाचक चिन्हों की जगह पे पूर्ण विराम का प्रयोग करना चाहिए। हमेशा जब पूरा वाक्य कंप्लीट हो जाए, जहां हमारे लगे कि पूरा अर्थ समाप्त हो गया, अब इसके आगे कुछ नहीं लिखा जा सकता, तब वहां पे पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे अल्प विराम। अल्प विराम, दूसरा हम लोग अल्प विराम देखेंगे। अल्प विराम का चिन्ह क्या होता है? अल्प विराम का चिन्ह होता है छोटा, इसको और नीचे लिख देते हैं। अल्प विराम, ध्यान दीजिएगा, अल्प विराम और अर्ध विराम, हम लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो पहले हम लोग अल्प विराम देख लीजिए। अल्प विराम का चिन्ह ये होता है, ये कॉमा, जिसे हम इंग्लिश में कॉमा बोलते हैं, और हिंदी में अल्प विराम। चिन्ह दोनों यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक ही तरह यूज होते हैं, सिर्फ पूर्ण विराम का ही बदलता है। पूर्ण विराम में हम लोग फुल स्टॉप करते हैं, जिसको हम लोग का ये चिन्ह ये वाला होता है, और हिंदी में हमारा एक लाइन होता है। लेकिन अल्प विराम और कॉमा हिंदी और इंग्लिश में समान रूप से प्रयोग होता है। तो इसका अर्थ है अल्प विराम यानी कॉमा। अल्प विराम का हम लोग प्रयोग तब करते हैं जब हम लोग वाक्य बोलते रहते हैं जल्दी जल्दी, बीच में जब हमें जल्दी जल्दी कहीं विराम लेना रहता है, तो हम लोग अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे 2-3 शब्दों में जब एक वाक्य में कई कर्ता उपस्थित रहते हैं, तो भी हम क्या करते हैं, अल्प विराम का ही प्रयोग करते हैं। जैसे राम, सीता, मोहन खेलने जा रहे थे, तो यहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग हुआ। उदाहरण देख लीजिए, जैसे राम, सीता, मोहन और राधा खेलने जा रहे थे। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब हम एक ही वाक्य में कई कर्ता उपस्थित रहते हैं, तो भी हम क्या करते हैं, अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। और जब भी संबोधन के रूप में या फिर कहीं कहीं जब ज़्यादा हम लोग को जल्दी जल्दी रुकना पड़ता है, तो हम लोग क्या करते हैं, अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। तो अल्प विराम ध्यान रखिएगा, जब जल्दी जल्दी वाक्य में हमें जल्दी जल्दी रुकना पड़ता है, तो हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं तीसरा अर्ध विराम की। समझ लीजिएगा अच्छे से, अर्ध विराम। अर्धविराम का साइन होता है, ध्यान दीजिएगा, ये होता है अर्धविराम का साइन होता है ऐसे, एक ऊपर बिंदी रहती है, फिर नीचे कॉमा साइन होता है। इसे हम लोग बोलते हैं सेमी कॉलम। क्या बोलते हैं, सेमी कॉलम। तो इसका इंग्लिश में भी साइन ऐसे ही होता है और हिंदी में भी साइन ऐसे होता है। ध्यान दीजिएगा, ये अल्प विराम होता है और ये अर्धविराम, दोनों में कंफ्यूज मत हो जाइएगा, अर्धविराम और अल्प विराम में। और अर्धविराम पूर्ण विराम से थोड़ा सा कम और अल्प विराम से थोड़ा सा ज़्यादा, ये उसके बीच की कड़ी होती है। पूर्ण विराम से थोड़ा सा कम और अल्प विराम से थोड़ा सा ज़्यादा जब हमको वाक्य में रुकना पड़ता है, तो हम अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। ये इन दोनों के बीच की कड़ी रहती है, पूर्ण विराम और अल्प विराम की। जब हमें अल्प विराम से ज़्यादा थोड़ा कहीं पे रुकना पड़े बोलते समय या लिखते समय, तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, अर्ध विराम का। जैसे सूर्यास्त हुआ, या ये भी कह सकते हैं कि जब एक ही वाक्य में कई उपवाक्य होते हैं, आश्रित वाक्य मैंने आपको पढ़ाया था, वाक्य में जब एक ही वाक्य में कई उपवाक्य होंगे, तब भी हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। सूर्यास्त हुआ, चिड़िया चहकने लगी,
चिड़िया चहकने लगी, अंधेरा छा गया। ऐसे जब हम कई करते हैं, कई जब एक ही वाक्य में कई उपवाक्य रहते हैं तो वहां पे भी हम अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। तो ये था हमारा अल्प विराम और अर्ध विराम। ध्यान रखिएगा इन दोनों के चिन्ह में कई कई गलतियां होने लगती हैं। और अल्प विराम में जब हमें जल्दी जल्दी रुकना पड़ता है और अर्ध विराम में जब हमें अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा सा ज्यादा रुकना पड़ता है तो हम अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग तीसरा देखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक विराम। चौथा प्रश्नवाचक विराम। प्रश्नवाचक जिसका चिन्ह बहुत कॉमन है, हम लोग क्या बोलते रहते हैं, प्रश्नवाचक इंग्लिश में इंट्रोगेशन मार्क होता है। ये इंट्रोगेशन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह, इसका सबसे ज्यादा हम लोग बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं जब हमें किसी भी वाक्य में प्रश्न पूछना होता है या जहाँ प्रश्न का बोध होता है वहां पे हम क्या प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर सिंपल सा ही क्वेश्चन अगर किसी से पूछना हुआ, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से आते हो, तुम कहाँ पढ़ते हो, ऐसे नॉर्मल जब हम लोग प्रश्न पूछते हैं किसी से तो हम आखिर में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगर हम वहाँ पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम या किसी भी और चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो वो गलत हो जाता है। इसलिए हमेशा जहाँ भी प्रश्नवाचक शब्द आए, प्रश्नवाचक बोध हो तो वहाँ पे क्या होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। और एक चीज कभी कभी हम लोग वाक्य में व्यंग्य बोलते हैं तो व्यंग्य में भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हम लोग बोल दिए कि आज के नेता कितने ईमानदार हैं, अगर ये बोले ये व्यंग हो गया, अगर किसी कसर है तो वहां भी लास्ट में हम क्या प्रयोग करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ क्वेश्चन नहीं होगा, यहाँ पे जैसे व्यंग कहा जा रहा है, आज के नेता कितने ईमानदार हैं। या फिर अगर कहना हो किसी से, अच्छा तो क्या तुम जौनपुर से आए हो, तो क्या तुम बनारस से आए हो, तब भी हम व्यंग करते हैं तो भी हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लेकिन हाँ, अगर कहीं निश्चित कुछ, अगर क्वेश्चन में आज्ञा बता दी जा रही हो, क्वेश्चन हो लेकिन वहां पे आज्ञा का रूप ले रहा हो, प्रश्न आपका आज्ञा का रूप लेगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका प्रश्नवाचक चिन्ह वहां नहीं लगेगा, तब वहां पूर्ण विराम लिखेंगे। जैसे अगर हम लोग ले लेते हैं, वाक्य के भेद बताओ, पूछा तो जा रहा है कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर हम बोलते हैं वाक्य के भेद बताओ तो यहाँ भाव तो आ रहा है प्रश्न पूछने का, लेकिन ये प्रश्न क्या कर रहा है, आज्ञा का रूप ले रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लास्ट में हम लगाएंगे, आखिरी में पूर्ण विराम का चिन्ह लगाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आप भाव को पकड़िएगा, भाव के आधार पे आप क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो हर जगह आप प्रश्नवाचक चिन्ह का नहीं प्रयोग कर देंगे। यहाँ भी देखिए प्रश्न का ही बोध हो रहा है लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। चलिए दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह के बाद अब हम लोग देखेंगे विस्मयादि बोधक चिन्ह। बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चिन्ह होता है ये। क्या पांचवा हम लोग का चौथा चल रहा था, ये पांचवा होगा क्या, विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक, और इसका चिन्ह कैसे होता है मैंने आपको कई क्लास में बता चुकी हूँ। इसका चिन्ह कैसे होता है, सिर्फ ये पूर्ण विराम जो हम लोग बनाते हैं ना एक लाइन खींच के, उसके नीचे जब हम लोग एक बिंदी दे देते हैं तो ये क्या हो जाता है, विस्मयादि बोधक का चिन्ह हो जाता है। और विस्मयादि बोधक का चिन्ह हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं, जैसे सबको पता है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि मतलब विस्मय मतलब आश्चर्य, जहाँ पे आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव प्रकट होते हैं वहाँ पे हम लोग विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे आप लोग उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण में जैसे अगर हम लोग लिख दें
वाह, तुमने बहुत अच्छा किया। वाह, तुमने बहुत अच्छा किया। यहाँ पे देख रहे हैं जब क्या खुशी का निकल रहा है, तारीफ कर रहे हैं, किसी को बधाई दे रहे हैं, तो भी जैसे बधाई हो, अगर सिर्फ सिंपल ये भी बोल देते बधाई हो, तब भी हम लोग क्या करेंगे, विस्मयादि बोधक का ही चिन्ह यूज करते हैं। शोक का प्रकट करना हुआ, घृणा, घृणा जैसे अगर आप प्रकट कर रहे हैं, छी, अगर हम सिर्फ छी बोलते हैं, छी, तब भी क्या होता है, हम क्या प्रकट करते हैं, घृणा, मतलब किसी चीज को देख के हमारे मन में घृणा उत्पन्न होती है, तो हम क्या बोलते हैं, छी। तो वहां पे भी हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह का ही प्रयोग करते हैं। तो जहां भी आपको हर्ष, आश्चर्य, शोक, घृणा ये सब ऐसे भाव मिलेंगे, वहां पे हमेशा किस चीज का प्रयोग होता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग। चिन्ह ध्यान से देखिएगा, यही होता है, उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। और इंग्लिश में इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह। चलिए अब हम लोग दूसरा देखेंगे, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, योजक, अब योजक चिन्ह कैसे लिखाता है, ये थोड़ा सा ऐसे रहता है, योजक यानी थोड़ा सा और छोटा इसको करते हैं, बस बीच में एक लाइन रहेगी छोटी सी, बस ये होता है योजक चिन्ह का साइन। जब हम अधिकतर योजक चिन्ह को क्या करते हैं, जब हमें किसी समासिक पद को बताना रहता है, इसे हम समासिक चिन्ह भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, योजक चिन्ह को भी हम समासिक चिन्ह भी कहते हैं। अगर आपसे कभी अलग देकर पूछ ले कि योजक चिन्ह का अन्य नाम क्या है, तो समासिक चिन्ह बताइएगा, या ऐसे भी पूछ सकता है समासिक चिन्ह क्या कहते हैं, या समासिक चिन्ह का चिन्ह कैसे होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, योजक चिन्ह ही क्या होता है, समासिक चिन्ह ही, इसको हम समासिक चिन्ह भी कहते हैं, समासिक चिन्ह। अब समासिक चिन्ह क्यों कहते हैं, समासिक चिन्ह क्यों कहते हैं, क्योंकि समास के पदों को जब हमें दर्शाना होता है तो हम इन्हीं चिन्हों का प्रयोग करते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, समासिक चिन्ह भी कहते हैं। अब जैसे समासिक पद, जैसे समझ लीजिए आपके समासिक पद कैसे कैसे होते हैं, माता पिता, भाई बंधु, एक हो गया। अगर आपके विपरार्थक शब्द आते हैं, विपरार्थक शब्द यानी विलोम शब्द जैसे आते हैं, लाभ हानि, लाभ हानि, सुबह शाम, ऐसे शब्द हो गए। विपरार्थ, पुनरुक्ति, पुनरुक्ति शब्द में भी हम इनका प्रयोग करते हैं। पुनरुक्ति शब्द मतलब जो बार बार अपने को दोहराते हैं। पुनरुक्ति शब्द जैसे आपके बार बार हो गए, बार बार ही ले लीजिए आप, बार बार, पुनः पुनः, ऐसे शब्दों में भी हम इनका प्रयोग करते हैं। और अनिश्चित संख्यावाची शब्द, जब हम कुछ भी अनिश्चित संख्यावाची जैसे 10 20 बोलते हैं ना, 10 20, कितने लोग आए होंगे, 10 20 लोग आए होंगे, 4 5, ऐसे जब हम बोलते हैं तो वहां पे भी हम लोग योजक चिन्ह का ही प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कई कंडीशन यानी कई शर्तों में हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, अगला हम लोग बात करेंगे निर्देशक चिन्ह की। निर्देशक चिन्ह, साथ में इसलिए बता रही हूँ योजक चिन्ह और निर्देशक की, क्योंकि इसमें थोड़ा अंतर रहता है, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं लोग निर्देशक और योजक चिन्ह में। जो निर्देशक चिन्ह होता है वो योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। निर्देशक चिन्ह क्या होता है, योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। और इसका हम लोग प्रयोग क्या करते हैं, जब हमें किसी बात को स्पष्ट करना रहता है या उसके भाग बताने रहते हैं, निर्देश देना रहता है। इनफैक्ट बात देखिए, निर्देशक चिन्ह यानी निर्देश किसी चीज का देना रहता है, तो हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और ये योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। जैसे अगर हम लिख लीजिए, जैसे अगर हम लिखिए विज्ञान के कई भाग होते हैं, या ऐसे ही बता दिए विज्ञान के भाग,
विज्ञान के भाग हैं, ऐसे कर दिए। तो हमें दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, निर्देशक चिन्ह। ये क्या हो जाता है, निर्देशक चिन्ह। अब इसके आगे आप कुछ भी जो भी आपको अगर लिखना है, एग्जाम में हम लोग लिखते हैं ना, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, ऐसे लिख लिए। और देखिए यहाँ अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कई जब हम बोलते हैं ना वाक्य में जल्दी जल्दी रुकना रहता है तो अल्पविराम का करते हैं, लेकिन उसको दर्शाना हुआ। अब ऐसे और वनस्पति विज्ञान हो गया, जीव विज्ञान हो गया, ऐसे जब हमें उसके कई भाग बताने रहेंगे, निर्देश देना रहेगा, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब किसी चीज को स्पष्ट करना, जैसे गद्य के अनेक रूप हैं, डैश, जब हम इसीलिए करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, निर्देशक चिन्ह बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डैश, क्या बोलते हैं, डैश। और योजक चिन्ह को क्या बोलते हैं, हाइफन, क्या बोलते हैं, हाइफन दिया जाता है। अच्छा, हाइफन एक चीज बताना भूल गई, हाइफन एक जगह जब हम वाक्य ऐसे लिखते रहते हैं और जब लास्ट में थोड़ा जगह एक कोई शब्द रहता है, आधा ही लिख पाते हैं, तो हमको छोड़ना रहता है, तो भी हम हाइफन देते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे दे देती हूँ इसका उदाहरण, समझ लीजिएगा आप लोग। अगर हमको देना हो यहाँ पर दो अब विभक्तियों का प्रयोग होता है, तो अगर हम ये पूरा नहीं लिख पा रहे तो हम ऐसे हाइफन थोड़ा सा योजक चिन्ह यहाँ पे लगाते हैं और लास्ट में लिखते हैं क्या, विभक्ति, ऐसे लिखते हैं। उधर देखिए विभक्ति का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो योजक चिन्ह का है, ये निर्देश चिन्ह नहीं रहता। तो योजक चिन्ह जब कोई शब्द छूट जाता है उसको दर्शाने के लिए कि इसका आगे वाला पार्ट नीचे लाइन में लिखा हुआ, आगे इसका आगे का जो अंश है वो आगे लिखा हुआ है, उसके लिए भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, योजक चिन्ह का, ना कि निर्देशक चिन्ह का। और निर्देशक चिन्ह का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, जब हम लोग को कोई चीज का निर्देश देना रहता है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को भी, हो सकता है कहीं भी दे दे, या फिर वैसे इसका प्रयोग हम लोग लिखते हैं, इसका जनरल में हम लोग जब लिखते हुए प्रयोग करते हैं। आजकल हम लोग लिखते हैं तो लाइन में जब जगह कम रह जाती है, जब जगह कम पड़ती है, हमारा शब्द पूरा अट नहीं पाता है, तो शब्द का आधा भाग एक लाइन में रखते हैं, फिर नीचे उसके आगे योजक चिन्ह लगा के नीचे दूसरी लाइन में लिख देते हैं। तो वहीं पे योजक चिन्ह का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो ये था योजक और निर्देशक चिन्ह। ध्यान रखिएगा, योजक थोड़ा छोटा होता है और निर्देशक उससे थोड़ा बड़ा होता है। अब हम लोग बात करते हैं उद्धरण या अवतरण चिन्ह। उद्धरण या अवतरण चिन्ह। हम लोग बात किसकी करेंगे, उद्धरण या अवतरण चिन्ह की बात करेंगे। यहाँ पे हाँ नहीं रहेगा, उद्धरण ही होगा, उद्धरण या अवतरण चिन्ह। वर्तनी का भी ध्यान देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारी वर्तनियां भी जब हम लिखते हैं, जब हम निबंध वगैरह लिखते हैं बड़े स्तर पे, तो हमारी वर्तनियां देखी जाती है। अगर वर्तनियां गलत होती है तो हमारे नंबर काट लिए जाते हैं, इसलिए वर्तनी का भी ध्यान दीजिएगा। और वैसे भी आजकल MCQ टाइप जो एग्जाम होते हैं उसमें भी वर्तनी शुद्ध बहुत ज़्यादा पूछता है, इसलिए जब भी आप हिंदी पढ़ते रहे तो ध्यान दीजिएगा कौन से शब्द कैसे लिखे जा रहे हैं। तो आपके कई टॉपिक तो ऐसे ही तैयार हो जाएंगे जब आप इन चीज़ों पर ध्यान देने लगेंगे। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा, इसलिए वर्तनी भी देखा करिए आप लोग। अब हम लोग बात करते हैं उद्धरण या अवतरण चिन्ह की। अच्छा, ये दो प्रकार के होते हैं। उद्धरण क्या होता है, दो उद्धरण और अवतरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एकहरा उद्धरण और एक होता है दोहरा उद्धरण चिन्ह। तो एकहरा जो होता है वो उसका चिन्ह होता है जो ऐसे होता है, एकहरा वाला सिंगल, से बोलते हैं ना इन्वर्टेड कॉमास, ये होता है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। और इसी का एक दूसरा होता है डबल इन्वर्टेड कॉमास, यानी दोहरा उद्धरण चिन्ह। ये एकहरा है, एकहरा या एकल, और ये दोहरा उद्धरण चिन्ह। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में बोलते हैं ना सिंगल इन्वर्टेड कॉमा एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब इन दोनों का भी प्रयोग अलग अलग जगह होता है, कहाँ पे सिंगल करें, कहाँ पे डबल करें, यानी कहाँ पे एकहरा करें, कहाँ पे दोहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग करें, ये ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। जब हम किसी
विशेष पुस्तक का नाम लिखते हैं या किसी की कही गई बातों को जब हम अपने शब्दों में लिखते हैं, किसी विशेष समाचार पत्रिका का नाम हो गया, कुछ किसी न्यूज़पेपर का नाम हो गया, कुछ भी हो गया, उसको हम एकहरे यानी एकल अवतरण चिन्ह में लिखते हैं। जैसे अब कोई पुस्तक का नाम ले लीजिए जो बहुत प्रचलित प्रसिद्ध पुस्तक हो, जैसे अगर हमें लिखना है रामचरितमानस, तो रामचरितमानस को जब आप एकहरा लगाइएगा तो ये हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एक ऐसे बनता है, दूसरा ऐसे बनता है, ये होता है आपका इन्वर्टेड कॉमर्स। एक रामचरितमानस हो गया। किसी न्यूज़पेपर का नाम ले लीजिए, जैसे द हिंदू हम लोग पढ़ते हैं ना, द हिंदू एक फेमस समाचार पत्रिका है, द हिंदू या द हिंदू, इसके लिए भी हम एकहरा इन्वर्टेड कॉमा यानी एकहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसी के विपरीत, या फिर अगर मैं किसी बात को अपनी भाषा में कहना तो भी हम उसको एकहरे अवतरण चिन्ह में रखेंगे। एक अवतरण या उद्धरण चिन्ह दोनों नाम होता है, ध्यान रखिएगा, अलग नहीं होता है, दोनों एक ही होता है। अब हम बात करते हैं किसकी, दोहरे अवतरण चिन्ह की। जब हम किसी महान लोगों की, विशेष जो महान वैज्ञानिक हो गए या दार्शनिक हो गए, किसी भी प्रचलित व्यक्ति की जब बातों को वो जैसे कहें ज्यों का तो लिखते हैं, तो उसमें कैसे लिखते हैं, उसको हम लोग दोहरे अवतरण चिन्ह में लिखते हैं। जैसे या तो बात ले लीजिए जो अशोक स्तंभ से लिया गया हमारा सत्यमेव जयते, फेमस कथन लिखना हो तो भी हम क्या करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज करेंगे, यानी दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे, दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इसी तरह अगर हम कोई और कथन ले लीजिए, जैसे स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मनुष्य, स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। वास होता है। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करेंगे, और ये कथन किसका, अरस्तु का है, तो इसलिए ये उनका कथन जैसे का तैसा हमने लिख दिया है, इसलिए यहाँ पे हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करेंगे, यानी दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो कि जब किसी की बात जो जैसे कही गई है उसी हिसाब से लिख देना, जो का त्यों लिख देना, तब हम लोग डबल इन्वर्टेड यानी दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और जब हम किसी प्रसिद्ध पुस्तिका, प्रचलित समाचार पत्र हो गए या किसी चीज का प्रयोग करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एकहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। चलिए इसके आगे हम लोग कुछ और चिन्हों का प्रयोग देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे के भी चिन्ह देख लेते हैं। हम लोग देखेंगे नौवा क्या, कोष्टक चिन्ह देखेंगे। कोष्टक तो वैसे बहुत प्रकार के होते हैं, ये सब हम लोग बोलते हैं छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, लेकिन हिंदी में जो अधिकतर हम लोग प्रयोग करते हैं वो हम लोग छोटा कोष्टक को प्रयोग करते हैं। जब हम लोग गणित लगाते हैं तो उसमें 3 नहीं 4 तरह के, एक बार कोष्टक भी होता है, उसमें हम लोग कई तरह के कोष्टक प्रयोग करते हैं। लेकिन हिंदी में ये सब तो कभी कभी देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको छोटा कोष्टक कई बार देखने को मिल सकता है। छोटा कोष्टक का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, कब कब करते हैं, जब हम लोग वाक्य लिखते रहते हैं और किसी चीज को सुस्पष्ट करना रहता है या उसका और अच्छे से स्पष्टीकरण, उसका अर्थ बताना रहता है, तो हम लोग कोष्टक में लिख देते हैं। जैसे अगर लिखना है या जिसका अर्थ लोगों को नहीं पता, जैसे लगे कि हाँ सबको ना पता होगा, तो ये चीज हम, या फिर सामने पढ़ने वाले को और स्पष्ट करने के लिए हम लोग कोष्टक का प्रयोग करते हैं। जैसे वह अनवरत, अब अनवरत क्या होता है, जरूरी नहीं सबको पता हो, तो यहाँ पे हम लोग इसको स्पष्ट करने के लिए यहाँ क्या लिख देंगे, लगातार प्रयास करता रहा।
सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम किसी चीज़ को क्रम सूचक बता रहे हैं कि इसका क्रम कहाँ क्या क्या आएगा, तो वहाँ पे भी हम लोग क्या कोष्टक का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम लोग नहीं बोलते पहला दूसरा, ऐसा हम लोग करते हैं ना, तो वहाँ पे भी हम कोष्टक का प्रयोग करते हैं। तो अपनी बातों को सुस्पष्ट करने के लिए या क्रम सूचक ये सब चीज़ बताने के लिए, किसी चीज़ के वाक्य खंड ये सब चीज़ बताने के लिए हम लोग कोष्टक का प्रयोग कर देते हैं, यानी एक घेरा कर देते हैं, एक उसको घेर देते हैं, तो क्या हो जाता है, कोष्टक हो जाता है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं हंस पद या त्रुटि पद। हंस पद या त्रुटि पद क्या होता है? अच्छा, हंस पद से तो थोड़ा आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन त्रुटि बोधक क्या होता है कि जब हम वाक्य में भूलवश लिखते लिखते जल्दी जल्दी लिखते हैं, तो हम लोग कुछ ना कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो छूट जाते हैं, तो उसको बताने के लिए हम लोग ऊपर क्या करते हैं, हंस पद या त्रुटि पद का त्रुटि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अच्छा, इसका चिन्ह देखेंगे ऐसे होता है। अब इसको ऐसे बनाया क्यों जाता है? क्योंकि आप लोग हंस देखेंगे, इसको हंस पद नाम ही इसलिए दिया गया है क्योंकि ये हंस के पैर का कुछ नीचे का हिस्से उसके आकार का बनाया जाता है, इसलिए इसका क्या नाम दिया, हंस पद। तो ऐसा कहीं भी है तो इसका पूछ भी सकता है त्रुटि बोधक चिन्ह का अन्य नाम क्या है, तो आप चिन्ह याद रखिएगा, इसका क्या नाम रहता है, हंस पद नाम रहता है। अब जैसे इसका उदाहरण देख लीजिए, जैसे रामचरितमानस द्वारा रचित है। अब यहाँ जल्दी जल्दी में अगर कोई लिख रहा हो पूरा एक बड़ा सा निबंध और जल्दी जल्दी में भूल गया, अब उसको देख रहा है कि यहाँ कुछ गलती हो गई है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे लगाएगा एक हंस पद और यहाँ कुछ छूटा है तुलसीदास, रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित है, तो यहाँ पे हंस पद लगाएगा और यहाँ ऊपर लिख देगा तुलसीदास, तो ऐसे ही उसकी गलती नहीं मानी जाएगी और ये आपका सही हो जाता है। तो हमेशा जब कोई चीज़ बीच में छूट जाए, भूलवश हमसे छूट जाती है, तो उस चीज़ को सही करने के लिए हम त्रुटि पद या हंस पद लगाकर सही कर सकते हैं। तो ये था हमारा हंस पद और त्रुटि पद। अब हम लोग लाघव या संक्षेप सूचक देख लेते हैं। इसका प्रयोग तो आप लोग हर जगह देखते होंगे, सब लोग BA BSc BCom दुनिया भर का डिग्रियां हासिल करते हैं ना, तो जब हम किसी चीज़ को संक्षेप में, जब किसी कोई बड़ा शब्द रहता है उसको जब संक्षेप, कोई संस्था का नाम हो गया, कुछ हो गया, जब संक्षेप करते हैं ना, तो वहाँ पे हम लाघव चिन्ह लगाते हैं। जैसे आप डॉक्टर को देखते होंगे, डॉक्टर अब पूरा लोग नहीं लिखते, तो क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे, तो ये संक्षेप ही सूचक होता है। अब ऐसे ही समझ लीजिए, जैसे हो गया PTI हो गया, कोई भी किसी भी चीज़ का फुल फॉर्म अगर हम देखते हैं करना हो, आधा आधा रहता है, तो हम क्या लगाते हैं, संक्षेप सूचक। जब हमें किसी चीज़ का संक्षेप में लिखना रहता है तो हम क्या क्या करते हैं, हम उसको संक्षेप में करते हैं। जैसे अगर आप लोग बहुत बार देखे होंगे पंडित, जैसे हम लोग पंडित भी लिखते हैं तो क्या करते हैं, पंडित में भी लगा देते हैं पंडित, किसी का भी पंडित रामनाथ पांडे हो गए। तो जब किसी चीज़ को संक्षेप में बताना रहता है तो हम क्या करते हैं, संक्षेप सूचक यानी लाघव, इसी को क्या बोलते हैं, लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये ऐसे ही गोला रहता है। अब हम लोग लोभ सूचक चिन्ह की बात करते हैं। जब आप लोग हमेशा एग्जाम देते होंगे, देखते हो ना, रिक्त स्थान की पूर्ति करें, जब बीच में कुछ भरना रहता है या कुछ मतलब कोई चीज़ पूरा वाक्य रहेगा, बीच में उसका लोप करना रहेगा, तो हम लोप सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। या तो कभी कभी जब भाव पूर्ण हो जाता है लेकिन एक ऐसा शब्द लिखते हैं कि उसके आगे का भाव वक्ता जो सुन रहा है वो अपने आप, श्रोता जो सुन रहा हो वो अपने आप पकड़ ले, तो भी हम क्या करते हैं, इसका भी चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यानी हम लिखते समय भी इसका बीच में प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हो गया कामायनी, जैसे मान लीजिए अगर लिखना हो कामायनी डैश 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 पुस्तक है, तो ये लोप हो गया, बीच में अब क्या भरना है जो भी, तो ऐसे एग्जाम में दिया जाता है ना, लोप करके। अब यहाँ पे जयशंकर प्रसाद भराएगा तो ऐसे ही लोप चिन्ह करके हम लोग भरते हैं। यहाँ पे हम लोग लोप सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग देखेंगे अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम, एक होता है पूर्ण विराम, ये होता है अपूर्ण विराम। ये इससे दम अलग होता है, बस 2 बिंदी रहती है। इसमें क्या होता है कि जब हमें किसी चीज का विवरण, ये भी एक तरह से विवरण देना, जैसे गांधी जी ने कहा था, जी ने कहा, किसी चीज के बारे में बताना रहता है, जब अपूर्ण रहता है ऐसे, तब हम लोग करते हैं करो या मरो।
राधे जी ने कहा करो या मरो। तो यहाँ पे भी हम किसका यूज करते हैं, अपूर्ण विराम करते हैं जब किसी चीज के बारे में स्पष्ट करना रहता है। उसके आगे जैसे कोई पुस्तक का नाम लिख सकते हैं, जैसे रामायण, राम सीता की कहानी। जब एक शीर्षक को उपशीर्षक उसको क्लियर, उसको स्पष्ट करने के लिए बताते हैं, अधिकतर इसका हम लोग शीर्षक में प्रयोग करते हैं। तो क्या होता है, अपूर्ण विराम होता है। अब बात कर लेते हैं विवरण चिन्ह की। जब किसी चीज का हमें पूरा विवरण देना होता है या आपको स्पष्ट वर्णन करने कहा जाए, जैसे निम्न को वर्णन कीजिए अगर कह दिया जाए, ये क्वेश्चन वगैरह में ज्यादा आपको एग्जाम वगैरह में ज्यादा देखने को मिलता है। निम्न का वर्णन कीजिए। निम्न का वर्णन करो या कीजिए अगर दे देता है तो आप, अब उसमें दे दिया ऐसे, तब उसका विवरण चिन्ह यही रहता है। वो 2-3 दे दिया, जैसा संज्ञा, सर्वनाम, कुछ भी दे दिया तो वहां पे विवरण चिन्ह का हम लोग प्रयोग करते हैं। देखिए एक ही शब्द में कितने चिन्ह प्रयोग होते हैं, कोष्टक का प्रयोग हो रहा है, कॉमा का प्रयोग हो जाता है, तो हम लोग एक ही वाक्य में कितने बहुत से चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये हो गया विवरण चिन्ह। अब हम लोग 2-3 चिन्ह और बचे उसको देख लेते हैं, फिर यहाँ पे हमारा चिन्ह का टॉपिक समाप्त हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बाकी बचे विराम चिन्हों को भी हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा क्या है, 15वां हम लोग का है तुल्यता सूचक। हम लोग पढ़ रहे थे लाइन से, जिसमें हम लोग का क्रम चल रहा है तुल्यता सूचक चिन्ह। अब तुल्यता सूचक चिन्ह क्या होता है, ये बराबर, हम लोग क्या बोलते हैं बराबर, जब किसी चीज को समानता दिखाना रहता है, बराबर में दिखाना रहता है, तो तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। वैसे तो इसका प्रयोग ज्यादातर हम लोग गणित में देखने को मिलता है, लेकिन हिंदी में भी कभी कभी किसी चीज को किसी के समांतर दिखाना हो, बराबर दिखाना हो, बराबर का दर्जा देना रहता है, तो हम लोग तुल्यता सूचक का चिन्ह प्रयोग करते हैं। या तो उसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए, जैसे अगर हो गया दिवस, तो दिवस बराबर, अभी क्या होता है लिखने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे दिन। या फिर हो गया रात्रि, तो रात्रि बराबर रात, ये बराबर है, उसी का अर्थ स्पष्ट करने के लिए भी हम लोग बराबर का प्रयोग करते हैं, बराबर वाली यानी तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं तारक चिन्ह या फुटनोट। फुटनोट, तारक चिन्ह, ये बहुत कॉमन है आजकल। हम लोग हमेशा जब किसी चीज कोई इंपॉर्टेंट चिन्ह रहता है या नोट पॉइंट लिखना रहता है, तो हम लोग आजकल तारक चिन्ह यानी फुटनोट बना लेते हैं। उसका कोई चीज लिखे, उसके बारे में कुछ तथ्य लिखने हो, कोई चीज इंपॉर्टेंट नोट लिखना रहता है, तो हम लोग तारक चिन्ह लगा लेते हैं। या फिर आप अक्सर देखोगे डिक्शनरी वगैरह या कोई बुक इंग्लिश की या हिंदी पढ़ते होंगे, जब कोई शब्द ऐसा रहता है जिसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, तो वहां पे लोग तारक चिन्ह लगा रहता है। फिर उसका जो अर्थ रहता है वो नीचे दिया रहता है, किताब के पुस्तक के एकदम नीचे वाले पार्ट में आप ध्यान दीजिएगा, दिया रहता है, उसका अर्थ स्पष्ट किया रहता है कि इस शब्द का अर्थ क्या होगा या इसका कहाँ पे किस तरह प्रयोग किया गया है, किस वाक्य में कैसे इसका प्रयोग किया गया है, वहां पे पुस्तक के अंत में लिखा रहता है एकदम नीचे वाले पेज पे। तो वहां पे भी तारक यानी फुटनोट का प्रयोग बहुत देखने को हम लोग को मिलता है। तो जैसे कुछ भी हो गया, अगर हम लोग फुटनोट, तो इसका बताने की जरूरत नहीं है, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज हम लोग को लिखना रहता है तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं ना कि कोशिका के बारे में लिख लिए या कुछ भी ऐसे दिया हो, ऐसे करके लिखते हैं। या फिर बीच में अगर दिया हो कोशिका स्पष्ट करना रहता है तो एकदम नीचे दिया रहता है। तो इसका ज्यादा एग्जाम्पल आपको वैसे ही देखने को मिलेगा। ये अक्सर पेपर में से क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन ध्यान रखिएगा। अब होता है पुनरुक्ति सूचक। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह क्या होता है, जब हम पुनरुक्ति मतलब होता है दोहराव, यानी जब किसी चीज को बार बार दोहराया जाता है। और इसका प्रयोग हम लोग करते क्यों है, हम लोग बहुत आलसी होते हैं, हम लोग बहुत चीज लिखने से बचना चाहते हैं, अपना समय भी बचाते हैं। और ये आलसी होना भी नहीं कहेंगे, इसे कहते हैं अच्छे से, इसे कहते हैं दिमाग से काम लेना। जब आपको श्रम बचाना हो और किसी चीज को जल्दी लिखना हो तो हम इसका प्रयोग करते हैं, जब एक ही शब्द कई बार प्रयोग होने लगता है। जैसे अगर हम लिख रहे हैं लाइन से, जैसे हमको लिखना है प्रश्नवाचक सर्वनाम, सर्वनाम के भेद बताने हो, फिर हमको लिखना होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब उसके आगे अब उसके पूरे भेद लिख रहा हो, निजवाचक सर्वनाम या कुछ भी, तो हम ये इधर का तो लिख देते हैं, लेकिन इसी को श्रम से बचने के लिए, उसी को दोहराव के लिए हम नीचे ऐसे ऐसे करते जाते हैं। तो इसी चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। और ऐसे भी लिखते हैं जब किसी का नाम 2-3 बार रहता है, दोहराना रहता है, जैसे
मान लीजिए राजेश 2-3 बार आया है तो नीचे ऐसे ऐसे जितनी बार आया है तो ये चिन्ह हम लोग लगा देते हैं। तो ये क्या हो जाता है, हमारा पुनरुक्ति सूचक चिन्ह हो जाता है। अब हम लोग आखिरी देखेंगे रेखांकन या अधोरेखन चिन्ह। रेखांकन या अधोरेखन ये क्या होता है, ये हिंदी में थोड़ा वो लग रहा है लेकिन इंग्लिश नाम सुनेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे। अंडरलाइन, जब हम लोग किसी इंपॉर्टेंट शब्द को जब उसको दर्शाने के लिए अच्छे से कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग उसको अंडरलाइन करते हैं ना, तो उसी वही क्या होता है हमारा रेखांकन या अधोरेखन चिन्ह होता है। तो कुछ भी हो गया, जैसे अगर बीजक कबीरदास की पुस्तक है, कबीरदास की रचना है, बीजक कबीरदास की रचना है। अब लिखना है, अब इसमें आपको अंडरलाइन करना होगा तो हम लोग अलग पेन या कलर उठाते हैं और क्या करते हैं, बीजक या कबीरदास को करना है तो उसमें आप लोग अंडरलाइन कर दिए। किसी चीज का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारी इतनी विराम चिन्ह, आप इनको अच्छे से ध्यान से समझ लीजिएगा। ऐसे जरूरी नहीं आपसे अलग अलग क्वेश्चन पूछे, लेकिन हाँ जब आप अशुद्धि वाले क्वेश्चन आते हैं और अक्सर एग्जाम में अशुद्धि वाले क्वेश्चन जरूर बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा उसमें विराम चिन्हों का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो विराम चिन्हों को हमेशा ध्यान दीजिएगा। और मैंने आपसे हमेशा कहा है कि MCQ यानी जितने ज़्यादा आप सॉल्व करेंगे उतने ज़्यादा आपके डाउट क्लियर होते जाएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व किया करिए। तो दोस्तों आज की हमारी टॉपिक यही समाप्त होती है। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा। और आज के लिए हमारा साथ देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।